हेलो एस्पिरेंट्स, इंडियन पॉलिटी वन लाइनर सीरीज़ के अंडर आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में। तो कौन सा आर्टिकल है जो इससे रिलेटेड है? आर्टिकल नंबर 368। किसके पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की? पार्लियामेंट के पास है। कौन से पार्ट में इसका मेंशन है? पार्ट 20 में मेंशन है। कौन से संविधान से या कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई हैं। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स होते हैं हमारे, सिंपल मेजॉरिटी होती है, स्पेशल मेजॉरिटी होती है, स्पेशल मेजॉरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स होता है। ये सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है। नहीं आपने देखा है प्रीवियस वीडियो, इंडियन पॉलिटी वन लाइनर सीरीज की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। आज हम क्या कर रहे हैं आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में, जैसे कि वोटिंग एज 21 से 18 साल कब हुई, नेशनल कमीशन फॉर एससीज कब बना, और कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, लास्ट में 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई। इस तरह की कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बहुत लेंथी टॉपिक है, 2 पार्ट्स में ये वीडियो मैं अपलोड करूंगी। दिस इज द पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 जल्दी आ जाएगा। एंड देखिए बहुत ही ज़्यादा अमेंडमेंट्स हैं, अगर हम उनको इन डिटेल पढ़ने बैठ गए तो कम से कम 4 या 5 घंटे की वीडियो बन जाएगी, और वो इतना आपका फ्रूटफुल भी नहीं है ना। तो हमें क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो अमेंडमेंट्स मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगी, ठीक है। पहले आप जो मैंने अमेंडमेंट्स आपको पढ़ानी है, इन्हें अच्छे से रट लें, याद कर लें, जो मर्जी जैसे मर्जी ट्रिक लगा के, क्योंकि जब आपकी कमांड इन सब पे हो जाए उसके बाद ही आप बाकी अमेंडमेंट्स पढ़ने की सोचना, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि हम सारी साथ में करेंगे, नहीं, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। सारी कोई भी याद नहीं कर सकता, जिनका यूपीएससी क्लियर भी हो जाता है उनको भी सारी याद नहीं होती है, ठीक है। तो सिलेक्टिव स्टडी करनी है, ठीक है, स्मार्ट स्टडी करनी है। चलिए, इंट्रोडक्शन हमारा बहुत ज़्यादा हो गया, अब हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच वॉज पास्ड इन 1951। इसके थ्रू क्या हुआ, इट एम्पावर्ड द स्टेट्स टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। अब देखिए पहला अमेंडमेंट क्यों ज़रूरी है, जो सामाजिक स्तर पर या आर्थिक स्तर पर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको कैसे एडवांस किया जा सके, कैसे उनकी अपलिफ्टमेंट की जा सके, उससे रिलेटेड प्रोविजंस इसके थ्रू ऐड किए गए। नाउ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये कि इस अमेंडमेंट ने 9th शेड्यूल ऐड किया हमारे संविधान में, ठीक है। अब 9th शेड्यूल क्या है, वो क्या बोलता है, वो सब हमने शेड्यूल्स अलग से एक टॉपिक पढ़ा है ना, तो वहाँ हमने पढ़ा है। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जो 9th शेड्यूल है 1951 का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था उसके थ्रू ऐड किया गया था, ठीक है। 15th अमेंडमेंट 1963। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 15th आया। अब आप बोलेंगे बीच के कहाँ हैं? देखिए बीच में क्या होता है, कोई स्टेट बन रही है, कभी किसी एक स्टेट को स्टेटहुड का दर्जा मिल रहा है, स्टेटस मिल रहा है, कभी किसी स्टेट को, तो वो हमें नहीं पढ़ना। यस, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जैसे मैं हिमाचल से हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हिमाचल प्रदेश स्टेट का दर्जा मिला है, ठीक है, स्टेटस मिला है, इतना पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। नाउ 15th हमारा अमेंडमेंट क्या बोलता है, इट इंक्रीज्ड द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 to 62 ईयर्स। यानी कि 1963 से पहले जब हाई कोर्ट के जज रिटायर होते थे तो उनकी रिटायरमेंट एज थी 60 साल, लेकिन आज की डेट में जब वो रिटायर होते हैं, मतलब 1963 में ये एक्ट आया कि उनकी 60 नहीं 62 ईयर्स होगी रिटायरमेंट एज। नॉर्मल डिपार्टमेंट्स में किस एज पे रिटायर होते हैं, 58 पे रिटायर होते हैं, है ना। तो ये हाई कोर्ट के जजेस की ही बात हो रही है, नॉर्मल डिपार्टमेंट्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अपना 24th अमेंडमेंट पढ़ते हैं जो कि 1971 में आया था। इट मेड इट कंपल्सरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव इट्स असेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स। अच्छा ठीक है, अगर प्रेसिडेंट के पास कोई बिल पास किया जाता है तो प्रेसिडेंट क्या करता है, उसको देखता है, अगर उसको सही लगता है तो वो बिल को पास करवा देता है, अपना असेंट दे देता है, अपनी हाँ कर देता है, या फिर वो उसको पॉकेट में डाल लेता है कि नहीं, ना हाँ करनी ना करनी, कोई रिस्पॉन्स नहीं देना है, या फिर उसे वापस भेज देता है कि ये जो है आपको इसको थोड़ा रिकन्सिडर, थोड़ा चेंजिंग्स करो, फिर मैं इसे पास करूंगा, ये इसमें चेंजिंग्स करो, या फिर सीधे नो बोलता है, या तो हाँ या तो ना, या तो जेब में डाल देता है ना हाँ ना, या फिर वापस भेजता है कि ये अच्छा है आपका कंसेप्ट, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग करो, फिर हम इसे पास करेंगे। तो ये 4 ऑप्शंस होती हैं प्रेसिडेंट के पास किसी भी बिल से रिलेटेड। ये मैं आपको पढ़ाऊंगी जब टाइप्स ऑफ बिल्स पढ़ाऊंगी, है ना। अभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के 2 वीडियोस डिस्कस करेंगे, उसके बाद वहां चलते हैं। तो ये हमने वैसे पहले भी पढ़ा है, जब प्रेसिडेंट पढ़ा है, तो कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स होती हैं उसमें प्रेसिडेंट के पास इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, बस हाँ करनी है तो हाँ ही करनी है, ठीक है। अब एक ही अमेंडमेंट के थ्रू बहुत सारी चीजें भी ऐड होती हैं, ऐसा नहीं एक ही चीज ऐड होती है, ठीक है। इट अफर्म्ड द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। अब इसके अंडर क्या हुआ, पार्लियामेंट को पावर दी गई कि आप
हमारे संविधान का कोई भी पार्ट है उसको आप अमेंड कर सकते हो, उसमें चेंजिंग कर सकते हो, चाहे वो फंडामेंटल राइट ही क्यों ना हो, ठीक है ना। देखिए गोलकनाथ रूलिंग आई थी 1967 में, उसने क्या बोला दैट पार्लियामेंट डजंट हैव द पावर टू टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट थ्रू अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये ना समझने वाली बात है यहाँ पे, गोलकनाथ रूलिंग आई 1967 में, उसने कहा कि आप फंडामेंटल राइट से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, ना ही उसमें अमेंडमेंट कर सकते हो। लेकिन इसी चीज़ को रूल डाउन करने के लिए हमारा 24th अमेंडमेंट आया, जिसमें ये कहा गया कि यस हम कर सकते हैं रूलिंग, हम कर सकते हैं अमेंडमेंट, सुधार या चेंज हम कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स में, लेकिन उसकी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं खराब होनी चाहिए, हम उसमें कर सकते हैं चेंजिंग, बस ये था, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप स्किप कर दो अगर आपको नहीं समझना। वैसे मैंने समझाने के लिए रखा था कि पहले ऐसा हुआ तो उसी के अपोजिशन में ये अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है। आगे चलते हैं, 31st अमेंडमेंट एक्ट देखते हैं। सो 31st अमेंडमेंट एक्ट क्या बोलता है, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स फ्रॉम 525 टू 542, 525 से 545 इंक्रीज कर दी गई लोकसभा की सीट्स। अब इसमें क्या याद करना है ना, क्या समझाऊं मैं इसमें, आपको याद ही करना है। फिर है 39th अमेंडमेंट, देखिए बीच के स्किप हो रहे हैं, इसका मतलब कि उनमें कुछ खास चीज़ें नहीं हुई हैं, है ना, कुछ प्रोविजंस आए सोशली जो डाउनग्रेडेड है उनके लिए, ऐसे करके बड़ा कुछ हुआ, पर हम सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, हमें मास्टर्स नहीं करनी, हमें PhD नहीं करनी है किसी सब्जेक्ट में, ठीक है। तभी कह रही हूँ कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते चलें, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। 39th अमेंडमेंट आया 1975 में, विच प्लेस्ड द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, PM एंड स्पीकर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुडिशरी। इसका मतलब क्या है, देखिए एक केस आया था इंदिरा गांधी वर्सेस राजनरन केस, जिनपे इंदिरा गांधी पे उन पे ये चार्जेस लगाए गए कि उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे मेल प्रैक्टिसेस यूज़ की हैं, गलत तरह से जो है कुछ किया है, जो भी था। तो अब उन्होंने क्या किया, इसके ऑपोजिशन में ये अमेंडमेंट एक्ट लाया, जिसके अंडर ये कहा गया कि चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे वाइस प्रेसिडेंट है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे स्पीकर है, जो भी ये काम करते हैं उसके ऊपर जुडिशरी जो है कुछ नहीं कर सकती, मतलब जो जुडिशियल सिस्टम है हमारा, जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये कुछ नहीं कर सकते, कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ये हमारी अपनी वर्किंग है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी पोस्ट है उनकी, तो इस पर आप कुछ नहीं पूछ सकते हो, इस तरह से आया था, ठीक है। देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, कोशिश कर रही हूँ फटाफट से पढ़ा दूँ, लेकिन लेंथी हो सकता है क्योंकि देखो पढ़ना तो पड़ेगा, ये टॉपिक खुद में बहुत लेंथी है। मैंने आपको कहा ना कि अगर मैं एक एक्सप्लेन करने लगूंगी 4 से 5 घंटे या शायद उससे ज़्यादा ही लगेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट पेज हुआ हमारा कंप्लीट, अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नाउ नेक्स्ट अमेंडमेंट हमें जो पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट 1976 में आया था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे कहते हैं, और इस पूरे पेज पे हम इसी को डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें इस अमेंडमेंट के थ्रू हुई थी, तो इसकी अब ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए था कि ये खुद में संविधान था, इतनी ज़्यादा चेंजिंग्स इसमें हुई हैं। हम कुछ पढ़ेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एडेड 3 न्यू वर्ड्स टू द प्रियम्बल में 3 नए वर्ड्स ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। ऐसे सही करके आप इसे याद कर सकते हैं। देखिए जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं तो हमने वहाँ पे पढ़ा है कि हाँ ये 3 वर्ड्स 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए, लेकिन इस टॉपिक में हो क्या रहा है कि जितना भी हमने पॉलिटी में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी एक जगह आपको मिल गई, जो कि 42nd अमेंडमेंट के थ्रू आई हैं। बाकी ऐसा नहीं कि आपके लिए कोई नई बात है, प्रियम्बल हमने पढ़ा है, हमने वहाँ पे पढ़ा है कि SSI करके 3 नए वर्ड्स जो हैं इस अमेंडमेंट के थ्रू आए थे, ठीक है ना। एडिड फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 14A, तो पार्ट 14A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी 11 ड्यूटीज है वो ऐड की गई थी, ये भी हमने पढ़ा है। वहाँ पे जब हमने फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी तो हमने वहाँ पे रिलेशन पढ़ा था। प्रोवाइडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स, पार्ट 14A के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाई जाएंगी और मैटर्स के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाई जाएंगी, तो ये सब 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। एडेड 3 न्यू DPSP क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो 3 नए DPSP ऐड किए गए थे। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, समझाने की ज़रूरत है, समान न्याय और लीगल एड आप समझते हैं कि किसी को लॉयर की ज़रूरत है, एडवोकेट की ज़रूरत है, देंगे, है ना। तो आर्टिकल 39A में ये था। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज, यहाँ बेशक आप इंडस्ट्रीज का लीजिएगा, ये है आर्टिकल 43A। फिर आर्टिकल 48A के अंडर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो ये 3 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 ऐड किए गए थे। अभी जो अमेंडमेंट आया ना, ये जो 42nd अमेंडमेंट आया, ये आया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी उनकी रिकमेंडेशन पे आया था। इसके अलावा और क्या हुआ इसके थ्रू, इट मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट को बाउंड कर दिया गया, कैबिनेट पूरा जो एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को वो एडवाइस माननी पड़ेगी,
ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज हम पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि अगर न्यू ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी है, पावर किसके पास है, राज्यसभा के पास है, राइट। तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज हैं, इनको क्रिएट करना है, तो ये कंसेप्ट हमारे संविधान में कहाँ डाला गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया। नाउ लास्ट पॉइंट बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ से क्वेश्चन मुझे लगता है कि बन सकता है, वैसे अभी आज तक मैंने देखा तो नहीं है बट बन सकता है, दैट शिफ्टेड 5 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में 5 सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर किया गया। अब ये स्टेट लिस्ट क्या होती है, देखिए 3 तरह की लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट यानी उस लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर लॉ बनाने की पावर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट लिस्ट यानी इसमें लिस्ट होती है चीज़ों की, टॉपिक्स की, सब्जेक्ट्स की, अगर उन पे लॉ बनाना है तो वो पावर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास है। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों के पास रहती है पावर, है ना, तो वो सिचुएशन के हिसाब से चलता है। अब कई जगह आपको मिलेगा यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है, नहीं यार, यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर होती तो वो सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में नहीं होता, है ना, ये सिचुएशन के हिसाब से रहता है। अब 5 ऐसे टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स जो स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर किए गए, वो थे एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, weights and measures and administration of justice, constitution and organization of all courts except the Supreme Court and High Court। जैसे जैसे करके याद कर लेना, बहुत समझने वाला इसमें कुछ नहीं है, उसको समझने की कोशिश करनी भी नहीं है। एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड एनिमल से रिलेटेड कुछ है, जस्टिस से रिलेटेड कुछ है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ है। ये 5 चीजें जो हैं ट्रांसफर की गई थी स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आपको कहीं भी मिल जाएंगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट एक जगह पे मिले जिन्हें आप बार बार रिवाइज कर सकें, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है। चलिए अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट आता है 44th अमेंडमेंट 1978। अब जैसे 42nd अमेंडमेंट ज़रूरी था, बस उतना ही ज़्यादा ज़रूरी 44th अमेंडमेंट है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई थी हमारे संविधान में, क्या क्या किया गया था वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है नेशनल इमरजेंसी में कुछ चेंज किया गया था। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से नेशनल इमरजेंसी क्या होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होता है, प्रेसिडेंट्स रूल क्या होता है, मैंने आपको समझाया है, वहाँ पे इस पॉइंट का जिक्र भी किया है। बट अगेन सेम चीज़ रिपीट करूँगी, हम पॉलिटी में हर जगह पढ़ते हैं कि किस अमेंडमेंट से क्या हुआ, लेकिन इन ए नटशेल हमें साथ में सारा कंसेप्ट या सारा टॉपिक मिल जाए, इसलिए हम अमेंडमेंट्स पढ़ते हैं, या कुछ छूटा हुआ हो वो हम पढ़ सकें, है ना। नाउ नेशनल इमरजेंसी के रिस्पेक्ट में पहले एक टर्म यूज होती थी इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसे रिप्लेस किया गया विद द आर्म्ड रिबेलियन, क्योंकि इस टाइम पे इंदिरा गांधी का रूल था और उन्होंने कुछ मिसयूज किया था इंटरनल डिस्टर्बेंस का, और बार बार इसके बोलने पे वो नेशनल इमरजेंसी लगा रही थी, तो उसके लिए ही जो है यहाँ पे आर्म्ड रिबेलियन से रिप्लेस किया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस को। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें, मेड द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। देखिए हमें पता है नेशनल इमरजेंसी कौन डिक्लेयर करता है, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है, आज के डेट में कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। तो अब जो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा नेशनल इमरजेंसी तो वो तभी कर सकता है अगर उसे रिटन रिकमेंडेशन मिलती है अपनी कैबिनेट की, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड मेड इट अ लीगल राइट। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए राइट टू प्रॉपर्टी पहले क्या होता था, फंडामेंटल राइट होता था अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, ठीक है, लेकिन बाद में इसे लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A। फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, ऐसे राइट्स के जिनसे जो आपसे छीने नहीं जा सकते हैं। अब देखिए राइट टू प्रॉपर्टी अगर फंडामेंटल राइट होता तो हम देखते हैं 4 लेन बन रहे हैं, लोगों के घर जा रहे हैं, अगर ये फंडामेंटल राइट होता और घर का ओनर बोलता कि मैं ये घर सरकार को नहीं देना चाहता, ये जो मेरी ज़मीन है मैं नहीं चाहता यहाँ पे घर, यहाँ पे सड़क बने, रोड बने, तो वो घर वहाँ पे नहीं हटा सकते थे। लेकिन अब 4 लेन आप देख रहे हैं, इससे बेशक डिस्ट्रक्शन भी होती है, डेवलपमेंट भी होती है, अलग ही स्टोरी है बिल्कुल, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। पर अब आपने देखा होगा कि 4 लेन्स की कंस्ट्रक्शन बहुत हुई है। अगेन सेम एग्जांपल हिमाचल, है ना, इतने लोगों के घर गए और 4 लेन्स बनी, रेलवे लाइंस बिछ रही हैं, काफ़ी डेवलपमेंट करने की सोच रहे हैं, बेशक वो डिस्ट्रक्शन की ओर जा रहा है फॉर द हिमाचलीज, बट चलिए जो भी है। तो अब ये जो फंडामेंटल राइट आप समझ में आ गया क्या है। अब लीगल राइट क्या होता है कि हाँ जी ये मेरा घर है, ये मेरी ज़मीन है, लेकिन लीगल राइट में ऐसा है कि इस ज़मीन के ऊपर अगर सरकार चाहे तो उनका पहला हक है, हमारा दूसरा हक है, ठीक है। जिस घर में आप रह रहे हैं लीगल राइट के अंडर सरकार का पहला हक है। अगर सरकार बोलती है यहाँ पे 4 लेन आएगी, यहाँ पे कुछ भी बनेगा, है ना, कोई फैक्ट्री बनेगी, तो फिर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। बेशक वो कंपनसेशन देते हैं, आपको पैसा देते हैं नो डाउट, बट फिर ज़मीन लेना, घर बनाना वो बहुत थोड़ा टफ हो जाता है ना। तो ये हो गया, हमें समझ में आ गया फंडामेंटल राइट लीगल राइट का।
आगे चलते हैं। प्रोवाइडेड दैट द फंडामेंटल राइट जो गारंटी किए जाते हैं आर्टिकल 20 एंड 21 के अंडर, आर्टिकल 20 एंड 20 एंड 21 के अंडर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड नहीं होंगे इवन ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। इसमें आता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ऐसे करके वो आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है दैट इट एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक द एडवाइस ऑफ कैबिनेट फॉर रिकंसिडरेशन। अब अगर प्रेसिडेंट चाहे, अब कैबिनेट ने कुछ बोल दिया था, पहले प्रेसिडेंट बाउंड था उनकी एडवाइस से, हमने प्रीवियसली पढ़ा, लेकिन अभी अगर कैबिनेट कुछ एडवाइस देता है, प्रेसिडेंट को वो सही नहीं लगती है, तो वो वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेजेगा कि जो आपकी एडवाइस आपने दी है ये मुझे सही नहीं लग रही, इसको फिर से रिकंसिडर करो। कैबिनेट पूरा फिर से रिकंसिडर करेगा, बट द रिकंसिडर्ड एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। और अगर फिर से सेम एडवाइस, ये चेंज करके एडवाइस है, जैसे भी एडवाइस अगर प्रेसिडेंट को दी जा रही है उसी टॉपिक पे, तब प्रेसिडेंट को कैबिनेट की बात माननी ही पड़ेगी। सेकेंड टाइम जो रिकंसिडर्ड एडवाइस है वो तो प्रेसिडेंट को माननी ही पड़ेगी, ठीक है ना। आई नो वीडियो लेंथी हो रहा है, तो देखिए खुद से सोचिए कि अगर यही चीज़ मैंने एक्सप्लेन करके पढ़ाई होती तो कहाँ जाता वीडियो और कहाँ जाती हमारी बोरियत, है ना। चलिए 50th अमेंडमेंट हम देखें, 1984 में आई थी, विच एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम सेटअप इन फॉर द आर्म्ड फोर्सेज और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, बहुत बड़ी लाइन होगी ना, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हमें पता है फंडामेंटल राइट्स हर एक इंडियन सिटीजन को मिले हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों से उनके फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाएंगे, उनके फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी। किन के ऊपर? जो आर्म्ड फोर्सेज हैं या जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। आर्म्ड फोर्सेज में टेलीकम्युनिकेशन, आर्म्ड फोर्सेज के लिए काम कर रहे हैं, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, इन फील्ड्स में उन पे फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन है। क्यों? क्योंकि अगर वो राइट टू स्पीच उनको दे दिया तो वो तो कहीं भी जाके डेटा लीक कर देंगे, है ना। तो ये चीज़ जो आर्म्ड फोर्सेज होती हैं, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इसमें जो पर्सन इम्प्लॉयड है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है ऑन देयर बिहाफ ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है जी। चलिए अब लास्ट नहीं है, अभी और पढ़ना है, ठीक है, और पढ़ना है, बट वेट, ध्यान से सुनते रहें। 52nd अमेंडमेंट क्या बोलता है 1985, तो सीधे सीधे याद कर लो 1985 52nd अमेंडमेंट एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ पे पूरी की पूरी वीडियो बनाई है, पूरा का पूरा टॉपिक अलग से समझाया है ना, तो अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इट प्रोवाइडेड फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन क्या होता है? एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चेंज करना। अगर ऐसा होता है तो स्टेबिलिटी गवर्नमेंट की हिल जाती है बिल्कुल, और लॉयल्टी जो मतलब बोलते हैं ना कि कुछ सीक्रेट्स होते हैं किसी पर्सन के पास, अगर हम दूसरी पार्टी में जाएंगे तो वो सीक्रेट्स हम रिवील कर सकते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो ये डिफेक्ट करना यानी पार्टी बदलना, इसको जो है बिल्कुल ऑफेंसिव माना गया है, और अगर ऐसा कोई पर्सन करता है, चाहे वो MP है चाहे वो MLA है, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसके अगेंस्ट जो है एक्शन लिया जाएगा। ये सब जो है 1985 के अंडर मेंशन था, और इसी के थ्रू 10th शेड्यूल ऐड किया गया था, जिसमें हम एंटी डिफेक्शन लॉ का पूरा टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए कोशिश कर रही हूँ कि बिल्कुल सिंपल भाषा में, इजी लैंग्वेज में आपको समझा सकूँ। फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगेन आपको लगता है कोई टॉपिक छूटा है, मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दें, क्योंकि बहुत जल्दी सीरीज कंप्लीट होने वाली है, उसके बाद फिर कोई भी नया टॉपिक एंटरटेन नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। अच्छा, आप लोगों ने नोट्स बनाए इस टॉपिक के या नहीं बनाए, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं फटाफट से, और ज़रूर, ठीक है ना। चलिए 61st अमेंडमेंट की हम बात करें, 1989 में ये अमेंडमेंट आया था। इट रिड्यूस्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स फ्रॉम लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्शंस। अब देखिए वोटिंग एज आज के डेट में क्या है, 18 साल है, कि 18 साल का कोई हो गया उसे हम एडल्ट बोलते हैं, वो जो है वोटिंग कर सकता है, अपना वोटर कार्ड बनवा सकता है, सब कुछ। लेकिन पहले वोटिंग एज 21 साल हुआ करती थी, 21 से 18 साल हुई वो 61st अमेंडमेंट 1989 के अंडर, किसके लिए? जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं और जो विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं उनके लिए, और ये राजीव गांधी के द्वारा लाया गया था ये कंसेप्ट, ये अमेंडमेंट। नेक्स्ट आता है 65th अमेंडमेंट 1990, प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST। अब देखिए क्या होता है, मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में, नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड नेशनल कमीशन फॉर STs। तो ये जो दो कमीशन हैं ये अलग अलग हुए हैं, लेकिन जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ 1990 में 65th अमेंडमेंट के अंडर एक ही कमीशन था, ये कंबाइंड कमीशन है सारा, ठीक है ना। नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड STs एक ही कमीशन था। फिर बाद में एक अमेंडमेंट एक्ट हम पढ़ेंगे जिसके अंडर इसकी बाइफिकेशन हुई थी, बट वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इतना समझ लें कि नेशनल कमीशन पहले कंबाइंड था SCs एंड STs के लिए, 1990 65th अमेंडमेंट के थ्रू आया था। 69th अमेंडमेंट 1991 में आया। इसके अंडर क्या हुआ, इट अकॉर्डेड अ स्पेशल स्टेटस टू द UT ऑफ दिल्ली बाय डिजाइनिंग और डेजिग्नेटिंग इट एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली।
स्पेशल स्टेटस दिया गया। देखिए दिल्ली है क्या, दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश, एक यूटी, जैसे पुडुचेरी है आपका, जैसे दमन एंड दिऊ, दादरा नगर हवेली है, जैसे चंडीगढ़ है, वैसे ये भी यूटी है। लेकिन 1991 में 69th अमेंडमेंट के थ्रू जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है इसे स्पेशल स्टेटस दिया गया और इसे डिजिग्नेट किया गया एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। हम बोलते हैं ना एनसीटी, तो वो यही है, क्योंकि ये कैपिटल भी है हमारी और यूनियन टेरिटरी भी है, नेशनल कैपिटल भी है, तो वैसे करके समझ लें, वैसे ये नाम दिया है। ठीक है, अब देखिए हम पहुंच गए हैं अपने लास्ट पॉइंट की ओर, विच इज द 17th अमेंडमेंट। आज हमें इतना ही पढ़ना है, फिर बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगेन वीडियो के साथ में नोट्स बनाए, बार बार कहती हूँ, कोई भी टॉपिक आपको लगता है छूट गया है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं बार बार कह रही हूँ ताकि मैं साथ में वीडियो बना सकूँ उस पर। अदरवाइज देखिए अपनी तरफ से मैंने कोशिश की कि कुछ छूटा नहीं है जितना मेरी समझ में रहता है, बट यू नेवर नो, ह्यूमन एरर, गलती हो जाती है, कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो आप मुझे बताएं, इसके लिए आप लोग हैं ना कि अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, मुझे बताएं ताकि मैं साथ में उसकी वीडियो बना सकूँ। इस तरह के मैसेज नहीं कि मैं मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स आर मिसिंग, देन टेल मी द नेम्स ऑफ द टॉपिक्स ना जो मिसिंग हैं। ठीक है, चलिए लास्ट अमेंडमेंट है हमारा 1992 का, इसके बाद की हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो इतनी लेंथी भी नहीं होगी जितनी ये हो गई है। ठीक है, सो इट प्रोवाइडेड फॉर द इंक्लूजन ऑफ MLAs ऑफ NCT ऑफ दिल्ली प्लस UT ऑफ पुडुचेरी इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अच्छा, प्रेसिडेंट हमने पढ़ा है, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कौन से मैनर में होते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इलेक्टोरेट्स, वो सब पढ़ा है हमने, इलेक्टोरल कॉलेज बनता है सब कुछ। तो उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है ये भी पढ़े। तो अब उसमें स्टेट्स के होते हैं मेनली जो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो दिल्ली है हमारी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है उसके MLAs एंड पुडुचेरी जो हमारी UT है उसके MLAs दोनों पार्टिसिपेट भी करते हैं। ठीक है ना, चलिए तो अब इसी के साथ हमारा आज का जो फर्स्ट पार्ट था ये हो गया कंप्लीट। सेकंड पार्ट के भी मैंने थोड़े से नोट्स बना दिए हैं, थोड़े से बाकी हैं, बहुत जल्द उसकी भी वीडियो आ जाएगी। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि कोई फीडबैक है कमेंट सेक्शन में दें, अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल का लिंक शेयर करें सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।